देखिए हम लोग इसेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शन देख रहे हैं। इसेंट्रिक रिवेट कनेक्शन क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास एक कॉलम है, सपोज एक कॉलम है और वो आई सेक्शन से बना हुआ है। सामने से देख रहे हैं आई सेक्शन का हमें सिर्फ फ्लेंज नजर आएगा ना, सिर्फ फ्लेंज नजर आएगा, है ना। इसको अगर टॉप से देखें हम लोग, अगर टॉप से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये नजर आएगा। ये टॉप व्यू होगा। ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। अब हम लोग इस पे एक प्लेट जोड़े हुए हैं। मान लो ये हमारे पास एक प्लेट है, करो ना उसको। ये हमारे पास एक प्लेट है। मान लो हम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और अरे किसका माइक ऑन है भाई? उमर, अभिषेक, हम कर देते हैं म्यूट। म्यूट हो गया, चलो। तो हम लोग इस तरह से एक प्लेट, मान लो गैसेट प्लेट हम लोग जोड़े हुए हैं और यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल रिवेट हमने लगाए हैं। और हम लोग अगर इसी का फिर हम लोग टॉप व्यू देखेंगे, इसका थिकनेस नजर आएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके पहले तक जो हम लोग देख रहे थे कनेक्शन, वो कुछ इस प्रकार का था। ये दो प्लेट जुड़े हुए थे आपस में, दो प्लेट आपस में जुड़े हुए थे और यहाँ पर फोर्स लग रहा था इस प्रकार से। इस सारे रिवेट्स का सीजी जो है वो कहीं इस प्रकार से, इन सारे रिवेट्स का अगर सीजी हम लोग ढूंढेंगे तो यहीं मिलेगा। ये जो फोर्स था, ये फोर्स सीजी के अलोंग लग रहा था। फोर्स का सीजी के अलोंग लगने के वजह से उसके कारण कोई ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप नहीं होता है। लेकिन अगर फोर्स ये इस प्रकार से है, अब फोर्स यहां लगाए हम लोग, ट्विस्टिंग मतलब घुमाना, रोटेट करना। मान लेते हैं ये हम लोग रिवेट्स लगाए हैं और ये रिवेट्स का सीजी ये है और ये फोर्स यहां पर लग रहा है, तो दिस बिकम्स इसेंट्रिसिटी। तो दिस इज नॉन एज इसेंट्रिसिटी। अब इस इसेंट्रिसिटी के वजह से यहां पर क्या क्या डेवलप हो सकता है वो देखते हैं। तो इस तरह के कनेक्शन को हम लोग इसेंट्रिक कनेक्शन बोलते हैं। मतलब जब फोर्स, line of action of force and the CG of the rivet group is not lie along the same line, है ना, along the same line, when line of action of forces and
CG of rivet groups not lie in the same plane, then such connection is known as इसेंट्रिक कनेक्शन। तब उस तरह के कनेक्शन को हम लोग इसेंट्रिक कनेक्शन बोलते हैं। अब यहां पर क्या है कि सीजी और फोर्स जो है वो एक ही प्लेन पर है, ये प्लेन तो सेम है ना, तो इसेंट्रिक लोड तो लग रहा है लेकिन सीजी के प्लेन में ही लग रहा है। अब क्या होगा, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े होंगे, उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप जब इसेंट्रिक लोड लगता है तो उसके क्वेश्चन को किस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जब मान लेते हैं सपोज कि ये एक आपके पास बीम है, सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है, और लोड कुछ इस प्रकार से लग रहा है, तो इस पॉइंट पे पॉइंट P और इसके बीच एक डिस्टेंस डेवलप हो रहा है E। दिस डिस्टेंस इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। जिस पॉइंट के अबाउट हम फोर्स लगाना चाहते हैं, अलोंग फोर्स लगाना चाहते हैं, अगर उस पॉइंट के अलोंग फोर्स नहीं लगता है तो हम लोग इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अब जब इसेंट्रिक फोर्स लगता है तो इसका इफेक्ट क्या होता है वो समझिए। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे या जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय आपको समझ में आएगा। अच्छा, कुछ सीटें और बढ़ सकता है ना, ठीक है। फॉर्म भर दिया जी तुम लोग, कोई फॉर्म भर दीजिए, लेट मत है। और 50 सीट बढ़ने की संभावना है, ठीक है ना। है सिविल में, हाँ सिविल में बता रहे हैं। इलेक्ट्रिकल में और ज़्यादा बढ़ सकता है, सिविल में और मैकेनिकल में 27 सीट का चांसेस है ऐड होने का, ठीक है। जब डाउट होगा फॉर्म भरोगे तो हम डाउट क्लियर कर देंगे। जब डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना, ठीक ना, कोई टेंशन नहीं लेना इसे। लेकिन फॉर्म भर दीजिए जल्दी से, लेट होने से दिक्कत है ना। अब देखिए, जब इस प्रकार से इसेंट्रिक लोड लगता है तो इस इसेंट्रिक लोड का क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग समझते हैं। तो इस इसेंट्रिक लोड का दो इफेक्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट लोड और सेकेंड होता है मोमेंट, ठीक है। तो यहां पर इस लोड को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए पर शिफ्ट कर देंगे, ये शिफ्ट हो गया। और सेकेंड थिंग्स क्या है, इस लोड के वजह से इसके अबाउट देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस है, तो एक मोमेंट, ये इस तरह से लोड लग रहा है तो ये एक मोमेंट लगाएगा। सो अ मोमेंट P इंटू ई विल बी एक्ट ऑन दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे एक मोमेंट जो है P इंटू ई लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो लोड हमारा है, इसेंट्रिक लोड है, उस लोड का क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट ये होगा कि ये लोड जो है यहां शिफ्ट कर जाएगा और इसका एक मोमेंट लग जाएगा P इंटू ई, है ना। तो पहला इफेक्ट क्या होगा इसका सीजी के ऊपर, पहला इफेक्ट सीजी के ऊपर ये होगा कि एक डायरेक्ट लोड लगेगा, है ना। तो द इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिक लोड, the effect of eccentric load
is direct load on the CG, CG के ऊपर डायरेक्ट लोड लगेगा, पहला हो गया। एंड अब जब ये यहाँ पर शिफ्ट किया, जैसे उस फिगर में हमने शिफ्ट किया था, उसी प्रकार जब यहाँ पर शिफ्ट किए थे तो डायरेक्ट लोड लगा, और क्या होगा, दूसरा मोमेंट लगा। ये मोमेंट क्या कर रहा है, ये मोमेंट इसको इस तरह से रोटेट कराना चाह रहा है। तो सच टाइप ऑफ मोमेंट्स विच टेंड्स टू रोटेट, है ना, उस तरह का मोमेंट जो बॉडी को किसी पॉइंट के अबाउट क्या करना चाहता है, रोटेट करना चाहता है, उस तरह के मोमेंट को हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि एक तो डायरेक्ट लोड P लगेगा, और दूसरा जो है एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगेगा, एंड ट्विस्टिंग मोमेंट M equal to TE, TE will act on the CG। मतलब दो इफेक्ट होगा इसेंट्रिक लोड का। पहला इफेक्ट ये होगा कि एक डायरेक्ट फोर्स लगेगा, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, दूसरा इफेक्ट होगा कि एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगेगा। डायरेक्ट लोड के कारण क्या होगा कि ड्यू टू डायरेक्ट लोड, ड्यू टू डायरेक्ट लोड, ड्यू टू डायरेक्ट लोड, डायरेक्ट shear stress, direct shear stress will be developed, है ना। डायरेक्ट लोड के वजह से जो लोड डायरेक्ट यहां लग रहा है, ये जब डायरेक्ट लगेगा तो इसको नीचे की तरफ ले जाना चाहेगा, तो एक शियर स्ट्रेस जो होगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इसके ऊपर लगेगा, और ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इसके ऊपर एक्ट करेगा, है ना। एंड ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट, ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट a torsional shear stress will be डेवलप। एक टॉर्सनल शियर स्ट्रेस क्या होगा, डेवलप होगा। एक्चुअली होगा क्या कि ये जो फोर्स है, ये इसको इस तरह से बेंड करना चाहेगा, इस तरह से घुमाना चाहेगा। जब इसको बेंड करना चाहेगा तो एक बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा, और ये बेंडिंग स्ट्रेस जो है, क्योंकि यहाँ पर सब जगह रिवेट्स लगे हुए हैं, तो बेंड कराना थोड़ा मुश्किल होगा। इस वजह से ये बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो टॉर्सनल शियर में कन्वर्ट हो जाएगा, या ट्विस्टिंग मोमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं। नोट्स तो दे दिए ना। अरे फोटो खींचो, ग्रुप में डाल देना, क्या फोटो खींचो। ठीक है, हम डलवा देते हैं, है ना। आदत हो गया छोटा छोटा लिखने का। हम लोग बोलता है तो एक दिन बड़ा लिखते हैं, फिर छोटा ही लिखने लगते हैं। अब देखिए इसका एनालिसिस करते हैं हम लोग।
अब इसका एनालिसिस करते हैं। तो दो तरह का स्ट्रेस जो है यहां पर एक्ट कर रहा है ना। ये सीजी हो गया, इसको रिवेट 1, इसको रिवेट 2, इसको 3, इसको 4 हम नाम दे दिए। इसका यहां से डिस्टेंस दे दिया R1, R2, R3, R4। अभी तो ये सारा सेम ही डिस्टेंस पे है। अगर हम लोग कुछ और रिवेट्स लगा देते तो डिस्टेंस चेंज हो जाता। चलो एक और लगा देते हैं, एक यहाँ भी लगा देते हैं। 5, दिस इज 6, दिस इज R5, दिस इज R6। इस तरह से हमारे पास 6 रिवेट लगा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या है कि इसका एनालिसिस करना है। तो दो तरह का फोर्स यहाँ पर लग रहा है, और दो तरह के फोर्स लगने की वजह से दो तरह के स्ट्रेस यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। पहला जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट इज द शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो पहला जो एनालिसिस में पहला जो इफेक्ट है दैट इज डायरेक्ट शियर फोर्स। डायरेक्ट शियर फोर्स ये लगेगा ड्यू टू डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वजह से ये लग रहा है डायरेक्ट शियर फोर्स। अब जो है इसका नाम हम लोग F1 दिए। ये F1 किस प्रकार से लगेगा, ये जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सपोज दिस फोर्स इज F1, डायरेक्ट शियर फोर्स। डायरेक्ट शियर फोर्स जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में लगेगा। अब फोर्स इस फिगर के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड लग रहा है, तो डायरेक्ट शियर फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है। तो इसका नाम दे दिया हमने F1। F1 इक्वल टू डायरेक्ट शियर फोर्स। डायरेक्ट शियर फोर्स है ना, along the direction of applied force। अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है। अब ये डायरेक्ट शियर फोर्स निकालना है हमें। तो अगर हमारा लोड टोटल P लग रहा है तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा यहाँ पर जितना रिवेट है उन सारे रिवेट का जो एरिया होगा दैट एरिया फोर्स बाय दैट एरिया, ठीक है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस निकालें तो डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस बराबर क्या होगा, अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड बाय डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ऑन each rivet। डायरेक्ट स्ट्रेस अप्लाइड लोड बाय टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अप्लाइड लोड क्या है, अप्लाइड लोड P है, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया का बात करें हम लोग, अगर इसका एरिया A1 है, इसका A2 है, इसका A3, A4, A5, A6 है, तो समेशन ऑफ एरिया हो जाएगा। दिस वाज द डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ऑन रिवेट्स। रिवेट्स के ऊपर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या है वो। अब सिग्मा AI को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 प्लस S3 डैश 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 AN। ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहें, डायरेक्ट शियर फोर्स, डायरेक्ट शियर फोर्स F1, तो ये क्या होगा, F1 ऑन एनी रिवेट। किसी भी रिवेट के ऊपर हम डायरेक्ट शियर फोर्स निकालना चाहते हैं, ये हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ रिवेट्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट्स।
तो दिस F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई सिग्मा ए आई इंटू, अब किस पे निकालना चाहते हैं, 1 पे निकालना चाहते हैं, 2 पे निकालना चाहते हैं, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, जिस पे निकालना चाहते हैं उसका एरिया से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ ए आई, दिस विल बी डायरेक्ट शेयर फोर्स, और ये डायरेक्ट शेयर फोर्स हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में लगेगा। दिस डायरेक्ट शेयर फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मान लेते हैं कि इन सारे का एरिया सेम है, इफ डाया ऑफ ऑल रिवेट्स आर सेम, देन A1 बराबर A2 बराबर सब हो जाएगा एक दूसरे के इक्वल। अगर हर का डाया सेम सेम हो गया तो टोटल सभी एरिया भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तब F1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, P बाई A1 प्लस A2 प्लस A3, तो ये सारा सेम सेम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ A इंटू A, सपोज दिस इज इक्वल टू A, so this F1 equal to P by N, so direct shear force F1 equal to P by N, and this force will act along the direction of force, और यहाँ पर इन सारे पे ये जो फोर्स है वो इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, सारे पे ये जो फोर्स है वो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा F1। अब दूसरा जो इफेक्ट है इस इसेंट्रिक फोर्स का वो है ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट, शियर फोर्स ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ट्विस्टिंग मोमेंट के वजह से हम लोगों को शियर फोर्स निकालना है। तो सेकेंड इफेक्ट क्या है, F2, दिस इज शियर फोर्स ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट के वजह से। अब ये देखना है कि ये जो ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है वो क्या चाह रहा है। तो अगर ये फोर्स यहां लग रहा है तो इस पूरे सिस्टम को ये इस तरह से रोटेट कराना चाह रहा है, इस तरह से ये फोर्स लग रहा है यहां, इसको इस तरह से रोटेट कराना चाह रहा है। F2 का डायरेक्शन क्या होगा कि इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराए, ऑब्वियसली F2 का डायरेक्शन ये होगा, है ना। F2 का डायरेक्शन जो होगा इस CG, सेंटर ऑफ रिवेट्स और सेंटर ऑफ इंडिविजुअल रिवेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर होगा, तभी ये इसको ऐसे घुमा पाएगा। अगर हम लोग इस रिवेट में बात करें तो यहाँ पर F2 इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन इस रिवेट में बात करें तो इसको ऐसे घुमाना है तो F2 इस डायरेक्शन में होगा। अगर इस रिवेट पे बात करें हम लोग तो इसको ऐसे घुमाना है, सो F2 इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर F2 का डायरेक्शन ये होगा, और इसको अगर देखें हम लोग तो ऐसे घुमाना है, F2 का डायरेक्शन ये होगा। इस प्रकार से ये रोटेशन पॉसिबल हो पाएगा। मीन्स डायरेक्शन ऑफ F2 जो होगा, डायरेक्शन ऑफ F2 is perpendicular to the line joining the CG of rivet groups and center of individual rivets, सेंटर ऑफ इंडिविजुअल रिवेट्स। इस प्रकार से ये घूमेगा। अब ये F2 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर जो मोमेंट लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट को हम लोग टॉर्सनल मोमेंट भी कहते हैं। और टॉर्सनल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो टॉर्सनल फार्मूला जो है वो टॉर्सनल फार्मूला आप पढ़े होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। दिस इज T बाई J
इक्वल टू एफ एस बाई आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल। दिस फार्मूला इज नॉन एज टॉर्सनल फार्मूला। इस फार्मूला को हम लोग टॉर्सनल फार्मूला कहते हैं, जहां पर वेयर टी इज ट्विस्टिंग और टॉर्सनल मोमेंट, ट्विस्टिंग और टॉर्सनल मोमेंट हो गया, जे इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ एस is torsional shear stress, torsional shear stress, and r is the distance of point from CG, point from CG। इसका यूज अभी यहां पर नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब देखिए यहां पर कि इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो यहां से हमें शियर स्ट्रेस मिल जाता है। तो शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा, T बाई जे इक्वल टू एफ एस बाई आर। सो एफ एस इक्वल टू T बाई जे इंटू आर। दिस विल बी टॉर्सनल shear stress। दिस इज टॉर्सनल shear stress। एक बार स्क्रीनशॉट लें आप लोग, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ए आई लिखे हैं, ए आई की जगह 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। यहाँ पर समेशन नहीं लिखा हुआ है, कोई भी हो सकता है जिस पे हम निकालना चाहते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अब जो है जे क्या है, जे है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको आप आई जेड जेड भी बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस। और अगर हम लोग सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सीजी के अबाउट निकालना चाहते हैं, अगर इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं सीजी के अबाउट, तो इसका एरिया और इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है ए इंटू आर स्क्वायर। क्योंकि हम सारे का एरिया को सेम मान लिए हैं, इस वजह से क्या होगा कि, या फिर अगर अलग अलग भी मानेंगे हम लोग, तो इसका निकाल के इसका निकाल के इसका निकाल के सबका निकाल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग इसके अबाउट क्या कर सकते हैं, समेशन कर सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा ए आई आर आई स्क्वायर इफ डाया ऑफ ऑल रिवेट्स इक्वल टू कांस्टेंट, सभी का डायमीटर सेम है, तब आप J इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये एरिया सबका कॉमन हो जाएगा and this will be that। Therefore Fs can be written as Fs equal to T by J, J means A into sigma Ri square into Ri लिखेंगे। Ri इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें से किसी के ऊपर हम
टॉर्सनल शियर फोर्स निकाल सकते हैं, F2 निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, RI लिख रहे हैं। अब देखो ट्विस्टिंग मोमेंट T इक्वल टू क्या होगा, T इक्वल टू P इंटू ई, यहाँ पर लिखा है हमने, दिस इज द ट्विस्टिंग मोमेंट M। M को यहाँ पर T से डिनोट किए हैं, तो M इक्वल टू P इंटू ई, तो दिस विल बी T इक्वल टू P इंटू ई, सो Fs इक्वल टू T इंटू, सॉरी T के जगह आप क्या लिखेंगे, P इंटू ई इंटू RI बाय A सिग्मा RI स्क्वायर। अब लोग फोर्स निकालना चाहते हैं, देयरफॉर F2। अब जिसके ऊपर हमको फोर्स निकालना है उसके एरिया से अगर हम लोग शियर स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर दें तो वो फोर्स निकल जाएगा। चूंकि डाया सेम रखे हैं इसलिए सभी का एरिया सेम है, इसलिए किसी भी एरिया से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस विल बी PE इंटू RI by A sigma R1 square into A, so this will be cancelled, so F2 equal to what, PE by sigma RI square into RI, this is F2। इस प्रकार से दो शियर फोर्स हमें यहां पर मिल गया। पहला जो शियर फोर्स मिला वो शियर फोर्स डायरेक्ट शियर फोर्स था, और दूसरा जो मिला वो टॉर्सनल शियर फोर्स था। इस प्रकार से दोनों शियर फोर्स हम लोगों को मिल गया। अब ये दोनों फोर्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना। अगर हम लोग यहां निकालना चाहते हैं तो यहां देखिए F1 इस डायरेक्शन में है और F2 इस डायरेक्शन में है। यहां पर F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहां पर फिर F1 इस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर F1 इस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है। यहाँ F1 इस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है। यहाँ F1 इस डायरेक्शन में और F2 इस डायरेक्शन में है। सो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स अगर निकालें हम लोग, है ना, तो रिजल्टेंट ऑफ शियर फोर्स अगर निकालें, रिजल्टेंट ऑफ शियर फोर्स FR इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब हम चाहते हैं कि हमारा रिवेट इस शियर फोर्स के वजह से फेल नहीं करे। तो इस शियर रिजल्टेंट ऑफ शियर फोर्स जो आ रहा है इसके वजह से कोई भी रिवेट हमारा फेल नहीं करे। ये तभी पॉसिबल है जब रिजल्टेंट फोर्स जो रिवेट पर लग रहा है वह रिजल्टेंट फोर्स RV से बड़ा ना हो, रिवेट वैल्यू से बड़ा ना हो। रिवेट वैल्यू क्या था, रिवेट वैल्यू जो था, दिस वाज द फोर्स ऑन अ सिंगल रिवेट, या फिर ऐसा कह सकते हैं द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल रिवेट। सिंगल रिवेट का लोड कैरिंग कैपेसिटी जो था उसी को हम लोग रिवेट वैल्यू बोलते थे। तो फॉर सेफ्टी ऑफ रिवेट्स, for safety of rivet FR must be less than, should not be more than RV, रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू से बड़ा किसी भी कंडीशन पे नहीं होना चाहिए, किसी भी रिवेट पे। अब ये पता करना है कि इसमें से कौन सा रिवेट फेल कर सकता है। तो आप देखिए कि FR किसके लिए सबसे मैक्सिमम हो सकता है। तो देखिए F1 जो था, F1 था P बाई एन, मीन्स सभी रिवेट पर जो डायरेक्ट शियर फोर्स लग रहा था, ये डायरेक्ट शियर फोर्स सभी रिवेट पर समान थे। तो ये जो है सबके लिए इक्वल होगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, सबके लिए सेम। लेकिन F2 जो है वो डिपेंड कर रहा है R के ऊपर। ये तो सबके लिए कॉमन होगा, RI1 का स्क्वायर मतलब सभी का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये सबके लिए सेम होगा, लेकिन RI जो है वो चेंज होगा। तो F2 जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि रिवेट इस CG से कितने डिस्टेंस पर है। तो FT डिपेंड्स अपॉन द
डिस्टेंस ऑफ द रिवेट फ्रॉम द सीजी ऑफ रिवेट ग्रुप्स, रिवेट ग्रुप्स का जो सीजी है उससे इस रिवेट्स का डिस्टेंस कितना है। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि F2 जो है मैक्सिमम उसके लिए होगा जिसके लिए R बड़ा होगा। अगर ये हम लोग यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6 में, तो यहां पर 1 2 3 4 इन सारे के लिए R का मान जो है वो समान है, लेकिन 5 और 6 के लिए कम है। देखने से ही लग रहा है कि ये डिस्टेंस कम है। तो कहने का मतलब F1 मतलब 1 2 3 4 इस पे F2 का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो F2 जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और F1 कांस्टेंट है। पैरामीटर हो गया कि F2 जिसके लिए सबसे बड़ा होगा वो FR उसके लिए बड़ा होगा। तो F2 जो है इस फिगर के लिए इन चारों के लिए बड़ा है। अब हमको ये देखना होगा कि रिजल्टेंट फोर्स और किस बात पे, किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स एंगल बिटवीन F1 एंड F2 पर भी डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। और आप जानते हैं कि कॉस के क्रम में कॉस थीटा के लिए जब थीटा का वैल्यू मिनिमम होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो कहने का मतलब थीटा जिसके लिए सबसे मिनिमम होगा कॉस थीटा उसके लिए मैक्सिमम होगा। तो कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो अब पहला कंडीशन ये आ गया कि द मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स विल बी एक्ट ऑन द रिवेट, मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स उस रिवेट पर एक्ट करेगा जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो ये दोनों 5 और 6 जो है हमारे कंसेप्ट से बाहर चला गया। अब ये 1 2 3 4 इन चारों पे जो है फोर्स ज्यादा लगेगा। तब एंगल देखना होगा कि ये जो एंगल है, ये एंगल यहां जो एंगल बन रहा है, दिस सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज मान लो थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3 एंड दिस इज थीटा 4। तो ये तो यहां से देखने से लग रहा है ये 90 है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर लगना है, ये 90 से बड़ा है क्योंकि परपेंडिकुलर ये है। तो ये दोनों एंगल तो पॉसिबल नहीं है। अब ये दोनों के क्रम में अब ये दोनों में से कोई भी छोटा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। तो हम लोग ये चेक कर लेंगे। अब ये सब सारे को हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि रिवेट नंबर 5 3 6 और ये कितना था 1 नहीं 4, ये 4 नंबर है। 4 नंबर 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर को हम लोग छोड़ देंगे। सॉरी हाँ 4 5 3 और 6 को छोड़ देंगे क्योंकि ये तो दोनों का डिस्टेंस कम हो गया और इन दोनों का एंगल बड़ा हो गया। अब ये जो है 2 रिवेट हमारे पास बच रहा है, तो इन दोनों रिवेट पे हम लोग एंगल देख लेंगे। एंगल जिसका कम होगा उस पर रिजल्टेंट फोर्स हमारा मैक्सिमम होगा, जिसपे ये दोनों का एंगल कम होगा उस पर रिवर्ट फोर्स हमारा मैक्सिमम होगा। तो फोर्स जो है उस रिवेट के लिए सबसे मैक्सिमम होगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिवेट ग्रुप से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा और जिसके एंगल बिटवीन F1 एंड F2 सबसे कम होंगे, वो रिवेट पे ये रिजल्टेंट फोर्स सबसे ज्यादा होगा। तो इस क्रम में मेरा फोन बज रहा है बाहर छोड़। तो यहां पर क्या हो गया कि अब जो है रिवेट 1 और 2 इस पे देख लेंगे एंगल किसका मिनिमम है। जिसका एंगल मिनिमम होगा उस पे हमारा ये फोर्स सबसे मैक्सिमम होगा, यानी जिसपे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स लगेगा रिजल्टेंट फोर्स, वही रिवेट हमारा क्रिटिकल रिवेट हो जाएगा। अगर उस रिवेट पे हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो अगर रिवेट वैल्यू से कम आ रहा है और सारे रिवेट्स का हमने डाया सेम लिया है, अगर वो रिवेट सेफ है तो बाकी सारा रिवेट भी सेफ होगा। दिस वाज द इसेंट्रिक रिवेट कनेक्शन। ये इसेंट्रिक रिवेट कनेक्शन था। हम लोग कल से नया टॉपिक देखेंगे, नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है वेल्डिंग, है ना। आज हम लोग रिवेट में छोड़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और डालते हैं हम। तो ये था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो कल से वेल्डिंग शुरू करेंगे ना, आज छोड़ देते हैं, कल से वेल्डिंग शुरू करेंगे क्या।
हाँ बोलिए।